वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फ़ारूकी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम पे, जो कि आप देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दुनिया भर में आप हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं, राय भी दे रहे हैं। आज की जो गुफ्तगू है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी डेवलप हो रहा है, इस पे आज बात होगी। और हमारे साथ इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कमेंटेटर, ब्लॉगर, डिफेंसिव ऑफेंसिव के फाउंडर। और उनकी जो एनालिसिस हैं उसके अंदर ना सिर्फ गहराई होती है, बल्कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर होती है जो कि वो अपने इंटरनल सोर्सेज से देते हैं। वैभव सिंह को हम वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद हम इन टॉपिक्स की गहराई में जाएंगे। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कि आपने हमें टाइम दिया। वैभव, कैसे हैं आप? थैंक थैंक यू अनीस भाई। मैं बढ़िया, आप बताएं। थैंक यू। अच्छा वैभव, डायरेक्ट हम जंप करते हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं बहुत सारी बातों को। और हमने देखा कि जो डिफेंसिव ऑफेंसिव के नाम से आपका जो एक चैनल है, जिसने बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। और पहले मैं इसी को टच कर लेता हूँ कि जो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव और मीडिया हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम टाइम की शक्ल में हो या आप, ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? इस पर बात करिएगा थोड़ा सा। देखिए अनीस भाई, बात यह है कि अगर जो मेन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी से कर रहा होता तो जरूरत ना पड़ती कि मुझे या अनीस फारूकी को एक अल्टरनेटिव मीडिया देने की जरूरत पड़ती। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया है, उसने एक स्टेट का नैरेटिव अपनाया। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान को आप देख लें, तो पाकिस्तान में अगर आप देखते तो एक आईएसपीआर नाम की एक तंजीम बनाई गई और एक पेमरा नाम का एक फ्रॉड क्रिएट किया गया। ठीक। पेमरा को क्रिएट आईएसपीआर करता है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप स्टेट को छोड़ करके किसी और का नैरेटिव आप नहीं चला सकते। तो अगर आपको स्टेट का ही नैरेटिव चलाना है, तो आवाम को हकायक किस तरह से मालूम चलेंगे? जी। अगर मालूमात देखिए, एक किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी सहाफी की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है मालूमात को फरहम करना जी। एक आम आवाम को। और उसका कोई दूसरा काम नहीं है। ये जो दुनिया भर में ये बातें चलाई जाती हैं कि एक सहाफी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में शऊर फैलाए, लोगों को अवेयर करे। ये सहाफी का काम नहीं है। सहाफी का काम दो तीन ऑलरेडी अलॉटेड है। किसी भी दुनिया की जर्नलिज्म की किताब में आप उठा के पढ़ ले, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जी। एंड नॉट ये ओनली दैट, मैं तो इस इंफॉर्मेशन। पे भी बिलीव करता हूँ वैभव कि आपका उसमें हम्म। ओपिनियन भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि दैट्स वाई वी आर कॉल्ड ओपिनियन मेकर। ठीक है। सच राइट। को बयान करना भी राइट। ये भी काम होता है। लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो है वो ओपिनियन नहीं दे, बायस ना हो, लेकिन कैसे ना हो, अगर हमें हक नज़र आ रहा है, कहीं पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, तो हम कैसे कहते हैं कि जी हम रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते कि ये गलत है कि सही। दिस इज़ नॉट द वे। ओपिनियन मेकिंग इज जर्नलिज्म। राइट। बट ओपिनियन मेकिंग का अनीस भाई बात यह हो जाती है कि जब आप हकायक लोगों के सामने रखते हैं, तो उनसे उनसे ओपिनियन बनते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये हकायक है और इन हकायक के ऊपर अनीस फारूकी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप हकायक सामने ना रखें और आप सिर्फ अपना ओपिनियन रख दें कि जी। मेरा ओपिनियन ये है, और उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी बैकग्राउंड में आप उसको बैक करने के लिए कोई हकीकत जो है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, आप उनको ना पेश करें। ठीक है। तो मेरा जो काम है और जो मेरा जो नजरिया है इसके ऊपर, जो मेरा बयानिया है, वो ये है कि अगर आज की डेट में अनीस फारूकी का या डिफेंसिव ऑफेंस या कोई भी जो अल्टरनेटिव, जो सोशल मीडिया, जो एक नया अल्टरनेटिव मीडिया बनता जा रहा है, उसको जो मकबूलियत मिल रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको मैं लेम स्ट्रीम मीडिया कहता हूं, जी। वो एक लेम काम कर रहा है। वो स्टेट के नैरेटिव को चला रहा है, स्टेट के नैरेटिव को पुश कर रहा है। बिकॉज या तो वो सब्जुगेशन का शिकार है अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में है, या तो जो अगर डेवलप्ड कंट्रीज में है तो वहां पर फिर वो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि फाइनेंशियल हैं। जी। तो जैसा कि आप तुर्की में देखें या बाकी मुल्कों में आप देखें, तो वहां पे चूंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टीआरटी वर्ल्ड और इस तरह के जो चैनल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा स्टेट की तरफ से दिए जाते हैं, तो वो एजेंडा पुश करते हैं जी। स्टेट का, जो भी एजेंडा होता है। असल में वो एक इंडस्ट्री बन गए ना, कमर्शलाइज इंडस्ट्रीज बन गए। अब वो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अगर आप देखें हिंदुस्तान में भी जितना गरम मसाला डाला जाएगा, जितना शाउटिंग मैच होगा, और जितना आप शोर और चीखो पुकार करेंगे, उतना वो उसकी टीआरपीज बढ़ने के इम्कानात होते हैं। और उसी उसी पर डिपेंड करता है आपको जो है वो एडवर्टाइजिंग और सारा ये कमर्शियल जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो ये भी तो अनिस एक भाई, पहलू इसमें है मैं ना।
मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और अनीस भाई, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूँ कि हाल ही में जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कराची में सिविल वॉर हो गई है, और इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको जियो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, वो जियो पॉलिटिकल इश्यूज कवर कभी भी नहीं करते। मेरी याद दहानी में तो कभी भी उन्होंने कोई जियो पॉलिटिकल इशू कवर किया ही नहीं है। सही। वो ये खबरें चला रहे थे कि कराची में सिविल वॉर हो चुकी है। जी 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 जी। लेकिन मैंने डिफेंसिव ऑफेंस पे कभी भी इस तरह की कोई भी वीडियो ना डाली, ना मैंने की। जबकि पाकिस्तानियों का जो एक माइंडसेट है डिफेंसिव ऑफेंस को लेके, उनको ये लगता है कि हम तो प्रोपेगेंडा करते हैं, हम तो इस तरह की चीजों को पुश करते हैं, जी। जबकि हमने नहीं किया। नहीं, मैं और और मैंने मुझे इस चीज बड़ी को खुशी हुई, क्लैरिफाई भी मुझे किया बड़ी खुशी हुई, मैं पब्लिकली देखता कि रहा कि आप हाँ। आपके चैनल पे और इवन मेजर गौरव आर्या और दीगर जो मतलब अच्छे बोलने वाले और लिखने वाले हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं दी। खुद मैं परेशान था कि मेरे अजीज़ दोस्त रिश्तेदार कराची से मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो कौन सा इलाका है जहाँ सिविल वार हो रही है, हमें भी बताएं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा जो है, ज़ाहिर है मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि मैं उसको रिपोर्ट कर सकूं अपने मीडिया पे, इसलिए मैंने उस, वो कहते हैं ना क्रिकेट में हर बॉल खेलने वाली नहीं होती, तो मैंने उस बॉल को नहीं खेला था। लेकिन ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया का होना चाहिए था, वो आप और हम कर रहे हैं कि हम लोग अब हमारी तरफ देखते हैं कि क्या इन्होंने कुछ कहा, क्या इन्होंने कोई ट्वीट की, क्या इनके चैनल पे कोई बात ऐसी हुई। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है नहीं हुआ होगा, यानी कि हम अपना कॉन्फिडेंस भी लोग हम पे कर रहे हैं और लोग हमारी तरफ देखते हैं फॉर रिलायबल न्यूज़, नॉट लाइक जिसे कहना चाहिए कि एक शो नहीं देख रहे, रिलायबल न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अनीस भाई, और देखें, हम अपने, हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, हमारे जो काम होते हैं, लोग हमको उनसे जज करते हैं, बातों से लोग नहीं जज करते। अगर बातों से आवाम लोगों को जज करती तो गवर्नमेंट्स कभी ना बदलती, हमेशा गवर्नमेंट सेम ही रहती, जी। क्योंकि हर गवर्नमेंट के हिसाब से उसने दुनिया में सबसे बेहतरीन काम किया होता है तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आवाम जो है, हम सबसे पहली चीज ये है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को समझनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का और पॉलिटिशियंस का, जो रिवायती पॉलिटिशियंस हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो आवाम को जाहिल समझते हैं। जी जी। उनको ये लगता है क्योंकि हमारा साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी रीच बहुत बड़ी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, हमारे पास पैसा है, बहुत बड़ा सेटअप है, तो लोग हमको ही देखेंगे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बताता हूँ, डिफेंसिव ऑफेंस की मंथली रीच फ्लक्चुएट करती है बिटवीन 7 मिलियन टू 110, समवेयर अराउंड 12 मिलियन अ जी मंथ। जी यानी कि 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के बीच में मंथली व्यूअरशिप फ्लक्चुएट करती है डिफेंसिव ऑफेंस की। जी और ये सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, मैं इसमें फेसबुक और जो हमारे वीडियोस डाउनलोड होकर के बाकी प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, मैं उनको इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूं। जी तो अगर अगर एक फर्द, अगर खुद से अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन अगर पहुंचा रहा है और लोग उसको इस तरह से हाथों हाथ ले रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि एतमाद का फुकदान है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके आवाम के अंदर, जी आवाम का एतमाद नहीं रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्योंकि या तो वो लेफ्ट विंग हो गई है या राइट विंग हो गई है। वो कभी भी फैक्ट बेस्ड बातें नहीं करती है। अब से आपने कराची की बात करी, अब मैंने कराची के ऊपर मैंने ये लिखा, कल मैंने एक ट्वीट किया, कल क्या, मैंने आज सुबह ही करीब 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से मैंने ट्वीट किया। मैंने लिखा कि कराची में फ्लैग मार्च कर रही है रेंजर्स। हमारे कुछ साथी दोस्त है, उन्होंने फोन करके बताया कि फ्लैग मार्च कर रही है रेंजर्स, और जो पुलिस है, वो पुलिस नहीं दिखाई दे रही कि वो पुलिस कहाँ है, वो लापता है। तो मैंने ये चीज, मैंने इसको ट्वीट भी करा, बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी सिविल वॉर जैसी बात नहीं करी, क्योंकि फ्लैग मार्च कराची में रेंजर्स का कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पहली तो बार नहीं। सिर्फ फ्लैग मार्च है। 2016 में आर्मी रेंजर्स के ऑपरेशंस भी हुए हैं जी एमक्यू के खिलाफ। जी उसमें हजारों अफराद मारे गए हैं, लापता किए गए हैं। और कराची एक, मतलब वो एक, उसके लिए हमको और आपको एक अलग से एपिसोड करना पड़ेगा। आप कराची के मुकीम रहे, जी आप, जी वो जी। आपका शहर है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, तो वो एक अलग कहानी ये, है। लेकिन फ्लैग मार्च, हाँ, वो फ्लैग मार्च करना और सिविल वॉर होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। अगर पुलिस नहीं है ऑन ड्यूटी, अगर एएसआई यानी जो एसएचओ के भी नीचे का अगर ऑफिसर है, एएसआई, अगर वो तक अगर छुट्टी पे चला गया है, तो अगर रेंजर्स फ्लैग मार्च नहीं करेगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो कौन करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब बड़ी बड़ी आसान सी बात है और इसको हमें समझना होगा कि जब हम 1971 में जंग हार रहे थे, पिट रहे थे और वहाँ पे आप हथियार रख रहे थे, उस वक्त हमारे अखबारात ये लिख रहे थे कि आखिरी गोली तक हम दुश्मन से मुकाबला करेंगे और अब जंग फतह के करीब पहुँच गई है। अखबारात शायद सुर्खियाँ लगा रहे थे कि
नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, ये सारी चीज़ें लिख रही थी। लेकिन उससे चंद घंटों के अंदर अंदर वो न्याजी साहब वहाँ पे साइन कर रहे थे जनरल अरोरा के साथ बैठ के। और ये हमारे मेन मीडिया का जो आपने कहा ना एतमाद का फुकदान, वो वहाँ पे हमें ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता था। तो ये कहानियाँ आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। फिर दूसरी बात, ये जो फ्लैग मार्च की आपने बात की, पास्ट मार्च की, ये शो हमने आपके यहाँ जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत मशहूर है, इसी तरह पाकिस्तान में हमारा ISPR बहुत मशहूर है। वो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा और कोई ना कोई ऐसी चीज़ रचाता है कि जिसकी मीडिया में प्रेजेंस नज़र आए। यानी कि अगर कहीं बैंक में लूट मार भी हो रही होगी तो आजकल वो दिखाएंगे कि रेंजर्स का जवान यूँ क्लशनकोफ पकड़ा हुआ खड़ा हुआ है, और लोगों में ये तहफ़्फ़ुज़ हो कि ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, DG रेंजर जो कर रहे हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और ये जो वाक़या हुआ कैप्टन सफदर का और IG सिंध का, ये जो था, ये मतलब एक गलत रिपोर्टिंग की गई है और असल कहानी ये है। तो मैं डायरेक्ट उसी पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमने मीडिया की काफ़ी बात की और अब लोगों को समझ में आई होगी कि ये जो हम चैनल बना बना के बैठे हुए हैं, ये किसी शौक़ में नहीं बैठे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी आवाज़ों को एडिटोरियल बोर्ड में कर्टेल कर दिया जाता है। मेरे कई कॉलम मैं डेली न्यूज़ में लिखता था पाकिस्तान में, और उसमें वहाँ पे मेरे अंग्रेज़ी में कॉलम शाया होते थे। जब मैंने देखा कि धीरे धीरे करके वो वापस आना शुरू हो गए और शाया नहीं हुए, तो फिर मैंने लिखना भी छोड़ दिया। फिर मैं कहीं चैनल पे बैठ के बात करता हूँ तो आधी बात या तो एडिट हो जाती है, वो शो ही पूरा गायब हो जाता है। आपके साथ भी ये हुआ होगा कई दफ़ा। तो ये चीज़ें हमने जब देखी तो फिर हम मजबूर हो गए कि अपनी आवाज़ों को आवाम तक पहुँचाने के लिए, जो कि 1 घंटे में मैंने, आप यकीन करें वैभव, ऐसे ऐसे शोज़ किए हैं कि जब मैं शो लाइव यूट्यूब पे कर रहा होता था, उस वक्त रिपब्लिक के शोज़ लाइव हो रहे होते थे और लाइव देखने वालों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या है। ना तो हम कोई इश्तहार चला रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का, ना कुछ, और ना में कोई सपोर्ट है, बहुत कम सेटअप में हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको सुनते थे। अब बात आते हैं वापस, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है सिविल वार की। सिविल वार तो हो नहीं रही है कहीं, हम अपने व्यूअर्स को ये ब्रेकिंग न्यूज़ आज दे देते हैं कि अभी कहीं नहीं हो रही है, लेकिन दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, शऊर के अंदर ये चीज़ पैदा हो चुकी है। और ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब मुहिब्बे वतन, देशभक्त पाकिस्तान में महदूद होकर रह जाएंगे और आपको नज़र आएगा कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, नाम लेना शुरू हो गए हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा का नाम आ रहा है, बुरे लफ्ज़ों में नारे लग रहे हैं, तो फिर उसको हम सिविल वॉर ही कहते हैं। तो 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आपने देख रहे हैं कि वो एक उभर के सामने आ रही है, उसने 2 जलसे कर लिए हैं, गुजरांवाला और कराची। पहले इस पे बात करेंगे, फिर हम आएंगे जो सिचुएशन डेवलप हुई कराची के बाद, जो कि कैप्टन सफदर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद PDM, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पीडीएम को लेकर के कोई भी पेशन गोई करना मुझे लगता है बहुत जल्दीबाजी होगी, और हमें इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो इमरान अहमद खान नियाजी की जो गवर्नमेंट उस पूरे पीडीएम का जो पूरा मूवमेंट है उसको डील कर रही है, मुझे कोई शक नहीं, मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर पीडीएम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है और वाकई में कोई हुकूमत में या जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई चेंज आता है पीडीएम की वजह से। तो ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि देखिए लोगों को ये लगता है कि पीडीएम को दबा दिया जाएगा। मुझे जरा ये बताएं कि जो नवाज शरीफ आज की डेट में फेस कर रहे हैं, क्या ये उससे भी बुरा है जो जब मुशर्रफ ने तख्ता पलटा था कारगिल के बाद, तो क्या उससे भी बुरा वक्त है ये नून लीग के लिए? उस समय जो नून लीग के जो लीडरान थे, चाहे वो परवेज रशीद रहे हो, चाहे राना सनाउल्लाह रहे हो, जिस तरह से इनको मारा गया, इनकी मूछें काटी गई, इनके बाल छीले गए, इनको जेलों में बंद करके, और मतलब नाकाबिले बयान इनके साथ जो सलूक किया गया इनके लीडरान के साथ, क्या उससे भी बुरा सलूक हो रहा है अभी? नहीं। लेकिन नून लीग के जो लीडरान उस समय नवाज शरीफ के साथ इंटैक्ट थे, तो आपको क्या चीज बात पे कन्विंस करती है कि आज वो नून लीग को छोड़ देंगे? जैसा शेख रशीद जैसे जोकर्स जो है वो पेशन गोइयां कर रहे हैं कि दिसंबर में आधी नून लीग छोड़ देगी और वो कहीं और चले जाएंगे। अगर उन्होंने मुशर्रफ के दौर में नहीं छोड़ा, जो कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बुरा दौर था, तो आज क्यों छोड़ेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या पीपल्स पार्टी के लिए बेनजीर भुट्टो के कत्ल से ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है? कि अगर वो बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद नहीं झुके, तो ये चीज आपको कौन सी ऐसी बात है जो इस चीज पे राजी कर लेती है कि आप ये मानते हैं कि पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? जी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और मौलाना जो है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान, मैं मानता हूं जाती तौर पे मौलाना
पाकिस्तान में मैं दो ही शख्स को मैं सियासतदान मानता हूं जिनको सियासत आती है। एक जरदारी को आती है, एक मौलाना को आती है। जरदारी को पता है कौन सा पत्ता कब खेलना है, और मौलाना को पता है कि किसकी नस कहां पे है, क्योंकि मौलाना ने आमिरों के साथ भी हुकूमत करी है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ भी हुकूमत करी है, और जो सो कॉल्ड तालिबान हैं उनके साथ भी उठना बैठना खाना पीना करा है। जी तो मौलाना इज समबडी हु नोज कि पाकिस्तान में हर एक फर्द की नस कहां पे है। जी तो मौलाना को तो झुकाना आप छोड़ दें, और मौलाना के पास वो पावर है जो पावर किसी के पास नहीं पाकिस्तान में, वो है मदरसों की पावर। जी और वो मदरसों की पावर लोगों ने लास्ट ईयर जब पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो मौलाना के जलसे होते थे, वो पीडीएम के जलसों से छोटे जलसे नहीं थे जो सिर्फ मौलाना अकेले कर रहे थे। बिल्कुल जी जी तो तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, जो आईएसआई है, उसको पता है कि मौलाना को छेड़ना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सही तो पीडीएम का फ्यूचर, मैं जानता हूं कि पीडीएम का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल जो कैप्टन सफदर के साथ हुआ जी कराची में, जी अब आप फारूकी साहब, आप कराची में रहे, आप कराची से आप बिलोंग करते हैं, आप इमेजिन करें, आप तस्वुर करें कि एक लेडी जो कि प्रोबेबली रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की, जो दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो रात में अपने कमरे में सो रही है। पाकिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में उसका कमरा रात में, पहले सबसे पहले एक सूबे के आईजी को किडनैप किया जाता है फौज के द्वारा। फिर वो जाते हैं, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको फोर्स किया जाता है इंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो जाते हैं, उसका कमरा तोड़ते हैं, कमरा तोड़ करके उसके हस्बैंड को गिरफ्तार करते हैं, उसको गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। और जेल में जब वो जाता है तो वो ट्वीट करता है, जब छूटता है अगले दिन, कि जब मैं जेल में गया तो मेरे साथ जेल में कैदी बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि जनाब आप कौन, तो उन्होंने बोला मैं इस सूबे का आईजी हूं। ओहो तो ये सुनकर के मुझे हंसी आई, और जो हमारी जेल में जो बाकी के कैदी थे वो भी हंसने लग गए। ये कैप्टन सफदर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। हम्म, और इस चीज, मतलब इसका कोई भी डिनायल ना ही आईजी सिंध की तरफ से आया है, ना पीटीआई की तरफ से आया है, ना नून लीग की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं आया। जी इसका मतलब है, अगर जब तक डिनायल नहीं आया, इसका मतलब है कि वो चीज जेन्युइन है, वो चीज हकीकत है। जी तो जहां पे आईजी को आप किडनैप करके जेल में डाल देते हैं, तो ये जो पूरा मूवमेंट था, ये मतलब ये इमरान खान खुद लगा हुआ है कि उसको किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए, आवाम को किस तरह से उसको जोड़ा जाए। आज की डेट में पाकिस्तान में जितनी भी हिमायत है एक आम इंसान की, वो मरियम के साथ और कैप्टन सफदर के साथ है। कैप्टन सफदर हु वाज नोबडी टिल यस्टरडे इन क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जी जी आज की डेट में कैप्टन सफदर भी एक अपनी एक हैसियत बन के खड़ी हो गई है। हम्म। तो ये इमरान खान का जीनियस है, इमरान खान की काबिलियत है। ये इससे ज्यादा काम मैं और इमरान क्या खान बयान ही कर करूं सकता था आपसे, और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि देखें मुझे और तो कोई ये नहीं लग कर रहा सकता था। है, ये जो मुझे लग रहा है कि मतलब कोई कोई ऐसी गैबी ताकत मदद करे ना करे, इमरान की ताकत और पीटीआई की ना अकलियों और नालायकियों की ताकत जो है ना, उनकी मदद ज़रूर कर रही है। लेकिन हमने अनप्रेसिडेंटेड एक चीज़ देखी इस आईजी के वाक़े के बाद, कि लगातार पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी, और उसमें एएसआई लेवल तक वो बात चली गई। और उस पर ये हमने इससे पहले नहीं देखा था। इमरान खान ने बिजली के बिल जलाए थे, आपने देखा था, फाड़े थे, और कहा था ना फरमानी करेंगे, सिविल ना फरमानी करेंगे। बट दिस इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ व्हाट पीपल आर रिफरिंग इन द इंटरनेशनल मीडिया एज अ सिविल वॉर। दिस इज़ लाइक, आप सोचें कि एक सरकारी अफसरान जो हैं वो इससे पहले कभी इतनी बड़ी माइट फौज के खिलाफ खड़े हो सकते थे? तो दिस इज लीडिंग टुवर्ड समथिंग। देखिए, इमरान खान साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारियों पे सलवारें भी टंगवाई थी, पीटीवी पे हमला भी किया था, पार्लियामेंट में भी घुसने की धमकी दी थी, वजीर आजम का घर तोड़ करके उसके अंदर भी जाने की धमकियां दी थी, और पूरा मूवमेंट लीड किया था। तो इमरान खान साहब ने तो जो जो पाकिस्तानियां की अपने धरनों के दौरान, उनकी तो दास्तान एक अलग है। उसके ऊपर मैं और आप कभी एक अलग एक शो कर लेंगे। जी दूसरी चीज ये है कि मैं कहता हूं, कैप्टन सफदर हो या नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा क्या था? नवाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में क्या करप्शन प्रूफ हो पाई? नहीं द आंसर इज नो। जिसने भी जजमेंट पढ़ी है, वो जजमेंट आप पढ़े, उसमें उनको जो सजा हुई, उनको जो नाहल किया गया, वो इकामा के ऊपर किया गया, बिल्कुल कि बिल्कुल। इन्होंने इकामा लिया है। मतलब अब आप सोचें कि कैप उस जजमेंट में जज ने खुद लिखा है कि हालांकि इनके ऊपर कोई भी करप्शन का चार्ज प्रूफ नहीं
होता है, लेकिन ये अल्फाज यूज हुए हैं हम्म। जजमेंट में, ठीक है। ये सादिक और अमीन नहीं है, हम्म। इन्होंने सच नहीं बोला। अच्छा, इकामा उन्होंने लिया क्यों था? हम्म। इकामा उन्होंने इसलिए लिया था बिकॉज भाई वो मुशर्रफ का दौर देख चुके हैं, उनको हम्म। पता है भाई अगर कल को कू हो जाता है, 111 ब्रिगेड आप इस्लामाबाद के मुश्किल से 30-40 किलोमीटर की रेंज में बैठी होती है। हर वजीर आजम को ये होता है कि भाई अगर कल को कू हो गया तो भाई मैं कहाँ जाऊंगा वीजा लगाने, कौन सी एम्बेसी में मैं जाऊंगा कि भाई मेरा वीजा लगा दो? तो बिल्कुल। कभी भी निकल के भागना हो सकता है, इसलिए आप इकामा एनी टाइम, रखते एनी थे। टाइम। हाँ। सो ये जो वतीरा है फौज का, ये देखिए इसकी शुरुआत इन्होंने 1947-48 से कर दी थी। इन्होंने किसको किसको गद्दार नहीं बनाया, अब आप सोचिए। जी। अकबर खान बुगती, जिसको कभी इन्होंने वतन माना है। परस्त बना दिया, कभी उसे गवर्नर बना दिया, कभी उसे वजीर दिफा बना दिया, कभी कुछ बना दिया, उसको लास्ट में गद्दार बोल के मार दिया। यानी कि वो शख्स ठीक जो है, कि जिन्ना साहब का एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे 1947 में इस्तकबाल कर रहा है, खड़ा होकर उनसे हाथ मिला रहा है इस्तकबाल कर अकील, रहा है। और उसको वो गद्दार है आज बिल्कुल। पाकिस्तान का। हाँ। फातिमा जिना, जी। फातिमा जिन्ना जो कि मतलब कायदे आजम पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा थी, उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार दी, अपने भाई के लिए कभी शादी नहीं करी, अपने भाई के उनकी उनकी जो भी, मैं जिन्ना से एग्री नहीं करता, मैं जिन्ना की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कम से कम जो फातिमा जिन्ना के जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके अपने भाई के लिए, मैं उसको तस्लीम करूं। जी। तो मैं उसको तस्लीम करता हूं। उसको गद्दार बोल करके गोली मारी, और उसको गोली मारी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जिस दिन फातिमा जिन्ना का नमाज जनाजा पढ़ाया गया, उसके अगले दिन जंग अखबार का आप हेडलाइन उठा के पढ़ लीजिए, जंग अखबार के फ्रंट पेज पे खबर छपी थी कि जिसने गुस्ल कराया फातिमा जिन्ना को, उसने बोला कि फातिमा जिन्ना के जिस्म में सुराग थे जो कि गोलियों के थे, और उसके बाद वहां पे बलवाई टूट पड़े और हजारों का मजमा था जिसके ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए फौज को गोलियां चलानी पड़ी। ये हम्म। मैं नहीं कह रहा हूं, जंग अखबार निकाले फातिमा जिन्ना के सुपुर्दे खाक के अगले दिन की, जी। 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 और उसमें से उसकी हेडलाइन फ्रंट पेज पढ़ ले। तो ये फातिमा जिन्ना का हो गया। और ये जो पूरा सिलसिला, खैर बख्श मरी को गद्दार बनाया इन्होंने, बेनजीर भुट्टो को गद्दार बनाया इन्होंने, नवाज शरीफ को गद्दार बनाया इन्होंने, अल्ताफ हुसैन को गद्दार बनाया इन्होंने, किसको गद्दार नहीं बनाया? इन्होंने हुसैन हक्कानी को गद्दार बनाया। हुसैन हक्कानी वो शख्स, मैं हुसैन हक्कानी का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज जो व्यूअर्स है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, बिकॉज वो मीडिया में प्रेजेंट होते हैं। हुसैन हक्कानी के दौर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिलिट्री एड मिली, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कंट्री टू कंट्री एड मिली, सबसे ज्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। वो F-16 जो कि पाकिस्तान को नहीं मिल सकते थे, वो F-16 और उनके स्पेयर पार्ट्स मिले। उसामा बिन लादेन का दौर, जो कि सबसे बदतरीन दौर था पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में, वो दौर में उस शख्स ने उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखा, वो भी पाकिस्तान का गद्दार है। जी। जी। तो देखें दिस इज पाकिस्तान आयरनी। में, या। दिस इज आयरनी। तो अगर, और मैं कहता हूं कि आज नवाज शरीफ सरप्राइज क्यों है? हम्म। अल्ताफ हुसैन के और नवाज शरीफ के बयानिए में क्या डिफरेंस है, आप मुझे बता दें। कोई डिफरेंस नहीं कोई है। डिफरेंस नहीं और लेकिन है, फ़र्क ये है, ये इतना आधे का फ़र्क डिफरेंस ज़रूर नहीं है, है। इतना फ़र्क ज़रूर है कि हाँ। नवाज शरीफ ने 2020 में ये बयानिया दिया है, अल्ताफ़ हुसैन 40 साल से दे हाँ। रहे हैं। हाँ। और आज आज पंजाब में आप किसी शख्स से पूछ ले कि क्या नवाज शरीफ गद्दार है, हम्म। एक शख्स आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा हाँ नवाज शरीफ गद्दार है। हम्म। लेकिन पंजाब में आप एक शख्स से पूछे कि क्या अल्ताफ हुसैन हुबुल वतन है, वो सारे के सारे कहेंगे कि नहीं वो गद्दार है। हाँ। हम्म। हम्म। ये देखिए, ये हिपोक्रेसी जो आवाम की है, इसको जब तक ये नहीं जाएगी तब तक कोई भी चेंज नहीं आने वाला है नहीं उस वैभव, मुल्क आपको में। आपको याद हम्म। होगा कि ये जिस तरह से आप कह रहे हैं ये नहीं जाएगी, और ये वाकई नहीं जाएगी। ये कब जाएगी? हम्म। ये शायद आपको याद हो कि वली खान ने, मैं अगर आपसे पूछूं कि बादशाह खान के जो हमारे वो हैं पैरोकार, वली खान ने एक बात कही थी, आपको याद है वो बात क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल, कि पाक फौज के खिलाफ आखिरी जंग पंजाब में लड़ी जाएगी। जी। तो अब क्या आपको नज़र आ रहे हैं कि वो सारे जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, वो सब चीज़ें पैदा होना शुरू हो गई हैं, वो सोच बेदार हो गई है, वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं? तो अब ये पंजाब अगर जाग गया और इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को तस्लीम कर लिया कि जिस जिस तरह उनकी तहरीर, तस्वीर, तकरीर पे पाबंदी लगी थी, वही आज नवाज़ शरीफ के साथ हो रहा है, मतलब ही इज़ नॉट अलाउड ऑन द नेशनल मीडिया एनी मोर, फिर उनका जिक्र करना, फिर उनको उनके उनके धड़े बनाने की बातें हो रही हैं कि अब इसमें से नई मुस्लिम लीग बनेगी, इसमें से मुहब्बे वतन पाक सरजमीन की तरह, मुस्तफ़ा कमाल की तरह कुछ बनेगा, कोई एक फ़ारूक सत्तार बना देंगे, कोई एक आमिर खान बना देंगे।
They are doing the same script, same mistake which they did with Altaf Hussain, but this time I don't think this is possible with Punjab. और पंजाब उठेगा तो ये पाकिस्तान बचेगा, वरना इसकी कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही. व्हाट डू यू टेक? देखिए, बात यह है कि मुस्तफा कमाल का जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। और मुस्तफा कमाल आज की तारीख में क्या कराची की गलियों में बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी फौजी अमले के क्या निकल सकता है? नहीं. वो कहीं ना निकले, वो शहराय फैसल पे अकेले वॉक पे निकल जाए, मैं जान जाऊं मुस्तफा कमाल को। मुस्तफा कमाल मर्द का बच्चे, वो नहीं निकल सकता है, हर किसी को पता है। वो देखिए, अगर जिस तरह से जब आप इस तरह की प्रॉप्ड अप रिजीम्स लेके आते हैं, तो जो हाल मुस्तफा कमाल का हुआ वही पंजाब में जो अगर कोई उठा, नवाज शरीफ, देखिए, हाँ मतलब भाई, आप नवाज शरीफ का मुतबादिल क्या लेके आएंगे? किसको लेके आएंगे? बुजदार को लेके आएंगे? ले तो आए आप बुजदार को। मुल्क में आप नवाज शरीफ का मुतबादिल इमरान खान लाए, हाल क्या है? 50 रुपए की चीनी 105 रुपए की बिक रही है। 750 रुपए का जो आटे की बोरी थी वो आज की डेट में 1500 की बिक रही है। बिजली के बिल जो 1000 रुपए आते थे वो आज 10,000 आ रहे हैं। जी जी. तो अगर देखिए, फौज ने जब भी कोई मुतबादिल, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाक फौज के साथ है, देखिए फौज, किसी भी फौज, दुनिया की कोई भी फौज हो, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो थिंकिंग होती है वो टैक्टिकल होती है। फौजी हमेशा टैक्टिकली सोचता है। जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, जब आप सियासत में जाते हैं, तो वहां टैक्टिकल सोच नहीं चलती, वहां पे लॉन्ग टर्म विजन चलता है। जब आपके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं, हम इसको दबा करके इसको उठा देंगे, उसको उठा करके ये कर लेंगे, इसको दबा करके इधर साइड से इसको ले आएंगे। जब आप इस तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, जब टैक्टिकल थिंकिंग यूज करते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म में नतीजा क्या होता है कि शेख मुजीबुर जैसा एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है भाई हमें हमारा मुल्क, दो दफा हो यहाँ से। भले ही ये बात अलग हो कि आज 10 12 साल 13 साल पहले पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा वोट हमने बंगालियों ने दिए थे, लेकिन दफा हो यहां से। वही हाल जो बलूचिस्तान में आज हो रहा है। आपने क्या करा? आपने वहां पे भी इस तरह की प्रॉप्ड अप रिजीम्स आपने चलाने की कोशिश करी। नतीजा क्या हुआ? 72 साल हो गए। कश्मीर से लोग, खासतौर पे इंडियंस, ये हमेशा मुआवजा करते हैं कि कश्मीर और बलूचिस्तान, खैर कोई है नहीं कंपैरिजन, बट लोग करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कश्मीर में तो मिलिटेंसी 1989 में शुरू हुई। 1989 से पहले कोई आर्म्ड मिलिटेंसी थी ही नहीं कश्मीर में। कोई एक, मतलब एक कुत्ता तक नहीं मरा था। वहां पे फिल्मों की शूटिंग्स होती थी, कश्मीर की कली और राज कपूर की ऐसी कोई फिल्म थी जो कश्मीर में नहीं शूट होती थी। लेकिन बलूचिस्तान में तो आर्म्ड मिलिटेंसी 1948 से चल रही है। जी जी जी. दुनिया की लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी कहीं चल रही है तो वो बलूचिस्तान में, वो पैलेस्टाइन में भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल. पैलेस्टाइन से भी पुरानी मिलिटेंसी है जी. तो, और आज तक आपकी फौज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और वो पता नहीं कौन सा नंबर की एजेंसी है, वो आज तक उस इंसर्जेंसी को खत्म नहीं कर पाए। तो जब आप हकीकी आवाजों को दबाते हैं, अब आप पख्तून बेल्ट में चले जाएं, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में, जरा मुझे कोई भी पाकिस्तान का फौजी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर जा करके खड़ा हो जाए अली वजीर के सामने या मोहसिन दावड़ के सामने, जरा खड़ा होकर के दिखाए मुझे। जी. वो मकबूलियत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनके साथ जुल्म किए हैं, आपने जाती करी है, आपने उनके वोट चोरी किए हैं, आपने उनके घर चोरी किए हैं, उनके सामान चोरी किए हैं, उनके जानो माल पे आपने जो है डाका डाला हुआ है। तो आप किस तरह से ये उम्मीदें करते हैं? तो देखिए, ये जो आप बात कही आपने बिल्कुल सही है, मैं इससे एग्री करता हूं कि ये पंजाब तक बात पहुंच गई है। जी. मैं वो नारे नहीं लगा सकता, आप वो नारे नहीं लगा सकते जो गुजरावाला के रैली में बाजवा के लिए लगे। अब मैं और आप वो नारे नहीं लगा सकते जो शहबाज शरीफ को जब अरेस्ट करके ले जा रहे थे, तो उस समय अरेस्ट के टाइम पे जो नारे वहां पे भीड़ लगा रही थी जी. और जिस तरह के नामों से बाजवा को पुकार रही थी, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये पंजाब गुजरावाला में हो रहा था, जो कि सो कॉल्ड कोट एंड कोट पाक फौज का मार्शल रीजन है, जहां सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है नॉर्थ पंजाब में, सियालकोट, गुजरावाला और इसके झेलम और इसके आसपास के एरियाज में। तो अगर वहां पे देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगा, देखिए एक आम जो पाकिस्तानी है उसकी रसाई जो है वो किसी भी मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, कोर कमांडर तक नहीं होती। नहीं.
और किसी भी फौज में 5% से या 7% ज्यादा ऑफिसर नहीं होते। 92% जो ऑक्यूपेंसी होती है वो जवान, जेसीओज और इनकी होती है। तो जवान और जेसीओज जो होते हैं ये आते हैं बेसिकली गांव से, देहातों से, टाउन से। हम्म। तो जब ये जवान जो 92% फॉर्मेशन करते हैं पाक फौज का, जब ये अपने गांव में, कस्बों में और टाउन्स में जाते हैं और वहां पे जब ये पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे अपने पंचों के साथ में और अपने गांव घर एरियाज में जब अपने दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं, तो लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई साहब आप हमें बताओ कि भाई इनको तो आप लेके आए हो, इमरान खान साहब को। जी। तो ये जो आटा इतना महंगा हुआ है, ये जो चीनी इतनी महंगी हुई है, ये जो बिजली इतनी महंगी हुई है, मैं अपने बच्चे को बिजली दूं, रोटी दूं, पानी दूं, क्या दूं? हम्म। तो हम्म। भाई आप जवाब दो। हम्म। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो जब ये डिससेटिस्फेक्शन जब ग्रो करता है ना, तो ये 92% ऑफ द पाकिस्तान आर्मी में ग्रो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही वो जेसीओज और जवान हो, वो ऑफिसर्स ना हो। बट दे आर अंडर सर्टेन डिसिप्लिन, तो वो जाहिर है वो अभी उस तरह की आवाज़ें नहीं उठ सकती। मैं कब तक आपने रहेंगे? आपने जिक्र आप किया, कब तक रहेंगे? वैभव, आपने जिक्र किया कि कराची का, एमक्यूएम का, आपने जिक्र किया पश्तून बेल्ट का और बलूचिस्तान का, जहाँ पे लोग खुश नहीं हैं। और आपने मतलब हमें भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक नैरेटिव है, वो ये कि कश्मीर में भी तो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि हर जगह पाकिस्तान अपनी अलहदगी पसंद तहरीकों को पसे पुश्त रख कर बैक बर्नर पर डाल के वो कश्मीर का रोना पूरी दुनिया में रोता है। जबकि और ये मतलब जिस पाकिस्तानी सियासतदान, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, वो ये ज़रूर कहता है कि कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों पे जो मजालिम इंडिया ढा रहा है। तो बीइंग एन इंडियन और इंडियन कमेंटेटर एंड एनालिस्ट, आप इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि ये नहीं हो रहा है? देखिए, मैं क्यों डिफेंड करूं? आज की तारीख में जो हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस हैं, जनरल बिपिन रावत, हम्म। जब ये आर्मी चीफ थे, या जनरल बिपिन रावत से पहले जो आर्मी चीफ थे, या उनसे पहले जो आर्मी चीफ थे, जरा मुझे कोई भी पाकिस्तानी या दुनिया का कोई भी स्कॉलर आए और मुझे ये बताए कि फला जगह पे फला आर्मी चीफ ने ये बयान दिया है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हुई हैं। हम्म। हिंदुस्तान के हर एक आर्मी चीफ ने 1989 के बाद जो भी आर्मी चीफ बने हैं, हर किसी ने तस्लीम किया है, ऑन रिकॉर्ड तस्लीम किया है कि हाँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं। क्योंकि आप तस्लीम क्यों करते हैं? बिकॉज आप कार्रवाइयां करते हैं, लोगों हम्म। के ऑफिसर्स के कोर्ट मार्शल हुए हैं, जवानों को बरतरफ किया गया है उनकी नौकरी से। हम्म। तो जब आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप इस चीज को डिनाई कैसे करेंगे ऑन रिकॉर्ड, आप मीडिया के सामने, कि नहीं वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? तो ये एक चीज है। तो हिंदुस्तान हमेशा तस्लीम किया है, हिंदुस्तान के हर एक आर्मी चीफ ने, कि हाँ, वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है, इसीलिए हमने। बट डिफरेंस क्या है पाकिस्तान और इंडिया में? हम्म। कि इंडियन आर्मी चीफ ने तस्लीम किया, उन्होंने कोर्ट मार्शल्स किए, उन्होंने जवानों को, जेसीओस को नौकरी से बरतरफ किया। पाकिस्तान में आज तक एक भी कोर्ट मार्शल ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे नहीं हुए। आपको पता ही है चीज, दुनिया की एक लौती फौज है जिसने कोई जंग लड़ी है हम्म। और बिना किसी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आज तक सर्व कर रही है और दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ऑपरेट करती है। हम्म। इमेजिन कीजिए आप, हम्म। हिंदुस्तान में, मैं आपको दर्जनों लिस्ट बनी है, आप ऑनलाइन चले जाएं गूगल पे, आपको गूगल पे लिस्ट मिल जाएगी इंडियन ऑफिसर्स की जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, उनके कोर्ट मार्शल्स हुए। हम्म। पाकिस्तान की जरा आप निकाल के मुझे एक नाम दे दें कि इस फला शख्स का इसलिए कोर्ट मार्शल हुआ बिकॉज उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन। नहीं, 70 पाकिस्तान में 72 जो साल से। जनरलों ने भी जो ह्यूमन राइट वायलेशन किए, जैसे कराची में मास ग्रेव्स और मास किलिंग किए, नसीरुल्लाह बाबर हो गए या दीगर हो गए, उनको फिर कुदरत ने ही कोर्ट मार्शल किया तो किया। उसके अलावा तो आज वो सब बाइज्जत रिटायर हुए हैं। कोई जजीरे ख़रीद रहा है तो कोई जो है वो करोड़ों रुपए की ज़मीनें पाकिस्तान में उनको दी जा रही हैं, उनको डीएचए में मकानात दिए जाते हैं। तो वो हमारे अकाउंटेबिलिटी ज़रा डिफरेंट वक्रे स्टाइल की होती है। और जनरल ज़हीरुल इस्लाम जैसे लोग होते हैं जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगते हैं, ब्लेटेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 की वायलेशन करते हैं जिसकी सज़ा मौत है। तो अकाउंटेबिलिटी बस यहाँ तक है हमारी। इसलिए मैं तो अपने व्यूअर से और आप सबके सामने शर्मिंदा ही हूँ कि देयर इज़ नो सच अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन जिसने बलोचों को पहाड़ों से, हेलीकॉप्टरों से लाशें गिराई, जिसने
400-600 पश्तून ख़वातीन को आज अगवा करके रखा हुआ है, और मंजूर पश्तीन वो रोना रोते हैं, कहते हैं हम तो वो बोल भी नहीं सकते, हमारी रिवायात में, वो गैरत में वो बात नहीं है कि हम अपनी ख़वातीन का रोना रोएं, मर्दों की बात तो छोड़ दें। तो ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन इस मैस लेवल पे करने वाली हुकूमत कश्मीर का जब रोना रोती है, तो वो ये बताना भूल जाती है शायद, जैसा वैभव ने कहा, कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी हुई, वहाँ पे कोर्ट मार्शल भी हुए, और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया इस बात को। So I think that's a major difference, Vaibhav, that you're talking about. नहीं, ये बिल्कुल, और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ। जनरल बिपिन रावत ने, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जहां जनरल बिपिन रावत ने इस चीज को तस्लीम किया था कि हाँ भाई, ये हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, और हम इसको तस्लीम करते हैं। जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऑपरेट करते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी ये है कि अगर किसी ने इस तरह की गलती की है तो आप उसका कला कमा करें, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, उसका कोर्ट मार्शल करें, उसका एहतसाब करें। नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान में ये में चीज वी नहीं है। शुड नॉट बी, जनरल टिक्का खान हो, जनरल टिक्का खान हो, याह्या खान हो, मतलब आप मुझे बताएं ना, जो बांग्लादेश में जो ऑपरेशन सर्चलाइट चला और जो लाखों बंगाली मारे गए, क्या उनमें से एक ऑफिसर, एक जवान का कोर्ट मार्शल हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। तो जब आप जेनोसाइड करके आते हैं, आपका कोर्ट मार्शल नहीं होता, तो ये 200-400 पख्तून और 200-400 बलोच मार दिए आपने साल में, तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं ना कि जिस तरह से प्रॉक्सीज को वहाँ पे पाकिस्तान में सपोर्ट दी गई है, और अच्छे तालिबान, बैड तालिबान, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर इंटरफेरेंसेस आउटसाइड द बॉर्डर, अफ़गानिस्तान में, इंडिया में, ये सब कुछ हुआ। इस सब के बावजूद वैभव, इस सब के बावजूद, और जिसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वाज़े सबूत होने के बावजूद, हम ये देखते हैं कि आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने की बात कर रहा है, हिंदुस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए उनके लिए कह रहा है। हमारे एक साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंने ख़त लिख दिया है मोदी के ख़िलाफ़, और हम कहते हैं कि इंडिया को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। सो आई नो दिस इज़ अ जोक, बट हाउ डू यू सी इट? देखिए, आपने कहा कि इट इज अ जोक, सो मैं उसको एज अ जोक ही देखता हूँ, बिकॉज पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया का, और पाकिस्तानी वाहिद वो कौम है जो ये मानती है कि रहमान मलिक के कहने से किसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। पहली चीज। और रहमान मलिक तो एक क्या नाम है उसका, एक अमेरिकन लड़की है, वो ISPR के लिए काम करती है वहां सिंथिया इस्लामाबाद सिंथिया में सिंथिया रिची। सिंथिया रिची, हाँ सिंथिया रिची। अब सिंथिया रिची इस्लामाबाद में रहती हैं, ब्लॉक में रहती हैं। अब मैं उनका मकान नंबर यहाँ क्या बताऊं। अब सबको पता है, रहमान मलिक को भी पता है, लेकिन रहमान मलिक सिंथिया रिची से तो डील नहीं कर पाते। सिंथिया रिची के सामने एक हायर्ड गन ऑफ ISPR, उसके सामने रहमान मलिक की हैसियत नहीं है, और वो एक लेटर लिखते हैं ग्लोबल कम्युनिटी को, इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दो। ये मतलब आप देखिए कि किस किस तरीके करके मतलब नमूने पाल रखे हैं रियासत ने। शेख रशीद जैसे पाव 1.5 पाव के न्यूक्लियर बॉम्ब, रहमान मलिक जैसे कि मतलब मैंने लेटर लिख दिया है, और आपने एक वजीर आजम बना रखा है जिसका किचन कोई चलाता है, ड्राइंग रूम का खर्चा कोई अफोर्ड करता था, उसके गार्डन का खर्चा कोई देखता था, जिंदगी में एक नौकरी नहीं करी, कभी किसी ऑफिस का मुंह नहीं देखा, और एक वर्ल्ड कप जीत गया एक ऐसे गेम में, जो गेम में एक टीम गेम है, सोलो गेम नहीं है, ठीक है, और उसकी कमाई वो आज तक खा रहा है। कितनी शादियां करी, कितने बच्चे हैं, मैं जातियात में मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, बट मैं सिर्फ मेरा let's पॉइंट सिर्फ stick to इतना the है कि gray list, जो जो let's stick to नहीं, the FATF. नो नो नो, आई एम कमिंग टू दैट, बट Yeah. जो शख्स अपनी एक बेटी को ओन नहीं करता, वो अपनी कौम को, एक पूरे मुल्क को कैसे ओन करेगा? जो अपनी पार्टी के अंदर एहतसाब नहीं कर सकता, वो पूरे मुल्क का एहतसाब क्या करेगा? जो शख्स अपने मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल नहीं सकता, वो हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाएगा कैसे? जी। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। So, but what do you think the future of Pakistan as a grey list? क्योंकि आजकल में इसका फैसला होने वाला है। आपकी खबरें क्या चलें मुझे, क्योंकि आपकी बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, वो मुझे बताएं कि क्या आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या बताऊं पाकिस्तानी कौम को। मेरी अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान विल रिमेन इन ग्रे लिस्ट, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तब तक रहेगा जब तक वो एक्चुअली में या तो अमेरिका को कोई इतनी बड़ी डील ना ऑफर कर दे,
जो कि अमेरिका को मजबूर कर दे कि वो पाकिस्तान के लिए खुद लॉबी करे और पाकिस्तान को निकाले। जी। दूसरी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान एक्चुअली में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेरर मॉड्यूल्स हैं, उनके खिलाफ एक्ट करे। तो इन दोनों चीजों की मैं वजाहत कर देता हूं। पहली सिचुएशन कि पाकिस्तान ऐसा क्या ऑफर कर सकता है अमेरिका को। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस ऑफर कर सकता है कि चलिए ठीक है, अफगानिस्तान में टोटल पीस होगा, लेकिन वो पीस आएगा कैसे? भाई, तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का लेवरेज है। ये बात को मैं तस्लीम करता हूं, दुनिया में हर एक तस्लीम करता है कि तालिबान पे पाकिस्तान का लेवरेज है। लेकिन वो लेवरेज कितना है? क्या आप तालिबान के पास जाएं, आप तालिबान के लोगों से मिलें, तालिबान से बात करें। तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी को या फौज को पसंद नहीं करते। हम्म। हमारे एक दोस्त है, वो तालिबान के साथ काफी दिन रह के आए। वो जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ काफी उन्होंने मीटिंगें करी, काफी बातचीत करी। उन्होंने बताया कि मैं तालिबान के साथ हेरात में और दुनिया भर में, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पे मैं 1-1.5 महीने रहा, उनसे बातें की, उनके ग्राउंड फुट सोल्जर से लेकर के उनके कमांडर्स तक। एक भी बंदा मुझे नहीं मिला जो पाकिस्तान को पसंद करता हो। ठीक। लेकिन जितने कमांडर्स थे, हर किसी का यही रोना था कि हमारी बीवी बच्चे उन्होंने पकड़ रखे हैं वहां, पेशावर में, क्वेटा में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, यहाँ वहां हमारे बीवी बच्चे रहते हैं, हमारी मजबूरी है, हम्म। वो नहीं छोड़ते। तो वो उनकी मजबूरियां दे। तालिबान एक्चुअली हिंदुस्तान में भी ये देखिए है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान क्या होता है, तालिबान तालिबान है, ऐसा नहीं है। हम्म। एक्चुअली में आपको देखिए, अफगान सोसाइटी जिस तरीके की है, हम्म। वो उस तरीके की है यार। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी। आप तालिबान बोल के उनको गायब नहीं कर सकते, अब वो है उस तरीके के, जी। तो उसको तस्लीम कर लें। हम अपनी वेस्टर्न वैल्यूज, अपनी इंडियन वैल्यूज और दुनिया भर की वैल्यूज हम उनके ऊपर नहीं थोप सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी सोसाइटीज हैं, वो एक वो उस ट्राइबल तरह से सिस्टम था ना रहता है बेसिकली। पास। अब वो तालिबान तो नाम बन गया, हाँ। लेकिन वो हज़ारों साल से एक ट्राइबल सिस्टम, एक सकाफत रही है उनकी, वो उसी निज़ाम पे चलते हैं। तो ग्रे लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। उन्होंने जो ये दहशतगर्द तंजीमें पाल रखी हैं, मैं हाल ही में आरजू काजमी के प्रोग्राम में था, मैंने उनको लिस्ट भी दिखाई कि तकरीबन 100-150 के करीब प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। अगर वो ऑपरेशनल हैं, हम्म। उसके अलावा 50-55 ऐसी हैं जो नॉन ऑपरेशनल हैं, जिनको हम्म। पाकिस्तान की आईएसआई ने बंद कराया है। बिल्कुल। तो अगर आप 100-150 बंद भी करा दें, उसके बाद भी अगर आपकी 100 ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं, फंक्शनल है, तो आपका दिमाग खराब है, आप बावले हो गए। आपको लगता है कि अब मतलब एफएटीएफ इन चीजों को इग्नोर कर देगी कि 100 ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, दिल जिससे कि नहीं नहीं ठीक है आप चलाएं, कोई बात नहीं, आपने 100 तो बंद कर दी ना, ये हम्म। बहुत बड़ी बात है, तो हम अब वो निकाल देते हैं जी इससे। जी जी ऐसा नहीं जी। चलती है ऐसा दुनिया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हुई। हम भूल जाते हैं कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन सिर्फ पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं है, बल्कि दो दुनिया के बड़े ममालिक हैं जिनका मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, चाइना एंड टर्की। चाइना और टर्की की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, टर्की की तो बहुत ज़्यादा अभी मीडिया पे दिखाई भी नहीं गई, सामने भी नहीं आई है। चाइना की अब आना शुरू हो गई थी। और पाकिस्तान इन दोनों का यार भी है। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस वक्त आइसोलेशन का शिकार पाकिस्तान सिर्फ इन दो ममालिक पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपने देखा कि एफएटीएफ की जब हम बात करते हैं तो सऊदी अरब ने भी उनके खिलाफ वोट दे दिया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो हमारा ब्रादर मुल्क है, जो कि जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोग अपने आप को अल पाकिस्तानी भी कहते थे। तो ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन दो ममालिक में हो रही हैं, तो एक तो ये कि इनका पाकिस्तान के साथ लिंक, और दूसरा हिंदुस्तान के साथ जो तुर्की के ताल्लुकात हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, मुझे 10, दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, मुझे 10 तुर्की के, 10 पाकिस्तान के और 10 चीन के हकीकी दोस्त ममालिक का नाम बता दें आप। 10 चल। छोड़े 5 बता दें हाँ। रियल रियल कि ये फ्रेंड्स। 5 मुल्क हैं। हाँ, कि ये 5 मुल्क हैं जो इनके साथ किसी भी अच्छे या बुरे वक्त में खड़े रहेंगे। न तुर्की के 5 बता सकते, ना पाकिस्तान के, ना चीन के। तो ये जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं दुनिया के, ये जो 3 मुल्क हैं, हमको ये लगता है कि हम जब बैठ करके चीजों को देखते हैं एज अ व्यूअर, जब हमको एनालाइज नहीं करते, सिर्फ सतही तौर पे जब चीजों का जायजा लेने की कोशिश करते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन है कि इस तरह से कैसे चल रहा है।
कि ये जो मुल्क है ये इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान बलोचों को भी मार रहा है, सिंधियों को भी मार रहा है, महाजिरों को मार रहा है, पख्तूनों को मार रहा है, गिलगित में शियाओं को मार रहा है, उसके बाद भी सब कोई कुछ नहीं कर रहा। तुर्की है वो कुर्दों को मार रहा है, वो ग्रीस के खिलाफ खड़ा हो रखा है, वो सीरिया और इराक में शियाओं के खिलाफ खड़ा हो रखा है। मतलब दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, आईसिस को सपोर्ट कर रहा है, अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कर रहा। सेम स्टोरीज गो विद चाइना, कि दुनिया में जब भी पाकिस्तान जैसे ममालिक जब या ईरान जैसे ममालिक जब भी ये किसी मतलब इस तरह की फजीहत में फंस जाते हैं जहां से इनका निकलना मुश्किल होता है, जहां एहतसाब की बात आ जाती है, वहां पे चीन अपना वीटो लेके खड़ा हो जाता है। हम्म। तो देखें ना कि आप इनकी ग्लोबल रेपुटेशन देखें, तुर्की क्या हुआ करता था, उसकी रेपुटेशन क्या हुई करती थी। F-35 प्रोग्राम से अमेरिका ने निकाल दिया, ड्रोन देने से अमेरिका ने मना कर दिया, दुनिया भर के इल्जामात अमेरिका ने तुर्की पे लगाए। आपस के जितने भी नेबर्स हैं तुर्की के, नॉट अ सिंगल नेबर जिसके साथ तुर्की की आज की तारीख में बनती हो। हर किसी से झगड़ा मोल ले रखा है, हर किसी जी से लड़ रखे हैं। जी जी। अर्मीनिया उनका इमीडिएट नेबर, उससे भी लड़ रहे हैं जाकर के अजरबैजान में। हम्म। तो ये जो चीजें हैं ये आपको दिखा रही है कि ये मुल्क किस सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आज आया है, लेकिन पाकिस्तान इस डायरेक्शन में चलना आज से 20 साल 30 साल पहले शुरू इट कर दिया था टेक्स टाइम, पाकिस्तान ने। इट टेक्स टाइम। जी। जियाउल हक के दौर में वो चीज शुरू हो गई थी, वो चलते चलते आज ग्रे लिस्ट तक पहुंच गए। हम्म। हम्म। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसको एशियन टाइगर कहा गया था। जितने भी रोजनामे अमेरिका में निकलते थे सब में ये खबरें छपती थी कि द एशियन टाइगर। आप 80s की अगर आपको याद हो, अगर वो खबरें जो अखबारों में छपा करती थी अमेरिकी, तो वह एशियन टाइगर से वो ग्रे लिस्ट तक आ गया है। जी। तो अगर ये सफर 25-30 साल में पूरा किया सकता है तो वो सफर तुर्की भी पूरा कर सकता है, चीन भी पूरा कर सकता है। चीन की मईशत की आप हालत देख लें, हम्म। चीन की जो ग्लोबल रेपुटेशन को जो धचका लगा है उसको देख लें। चीन के साथ कोई डील नहीं करना चाहता। हम्म। तो ये हिपोक्रेसी देखिए, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। हम्म। फ्रांस ने बहुत टफ स्टैंड लिया है। बिल्कुल लिए। जब जब जर्मनी की जो बिकॉज जर्मनी में इलेक्शंस हैं, एंजेला मर्केल बिकॉज एक तुर्की माइनॉरिटी, एक रिकॉग्नाइजेबल टर्किश माइनॉरिटी जर्मनी में है, तो उसका वोट लेने के लिए जब एंजेला मर्केल ने थोड़ी करीबी अपना ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करी एर्दोगान के साथ, तो उसके ऊपर इमानुएल मैक्रो ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बहुत सख्त स्टैंड लिया। हम्म। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अगर आपने तुर्की को जरा सा भी सपोर्ट करा तो फिर फ्रांस विल ऑल्सो टेक इट्स मेजर्स। जी तो जी। देखिए रद्दे अमल हर तरफ से आता है। वही चीजें होती है कि कुछ का तुरंत आता है, कुछ का लॉन्ग टर्म में आता है। जब आपको आदत पड़ गई हो आईएसपीआर के प्रोपेगेंडे का, सारी बात ये। टीआरटी वर्ल्ड के प्रोपेगेंडे का, चाइना के ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडे का, तो आप थोड़ा डिप्रेस जल्दी होते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको नहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा जी। नहीं है, नहीं, बात ये है कि जो चीजें होती आइसोलेशन हैं। की जो हम बात कर रहे हैं ना, मेरे पास चंद मिनट रहे, तो मैं चाहूँगा कि इसको इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ा सा हम टच कर लें कि हम दफ्तर ख़ारजा अमेरिका की एक प्रेस रिलीज़ भी देखते हैं, ट्वीट भी देखते हैं मॉर्गन ऑर्टेगिस की, जिसमें वो कहते हैं कि माइक पॉम्पियो खैर सगाली के दोस्ती के दौरे पे फ्रेंड्स एंड पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया शामिल हैं। तो मेरे भाई वैभव सिंह, आप मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान हमेशा से दावा करता है कि अमेरिका और अमेरिकन अलायंस और उनके साथ जंगें, अफ़गान जंग, ये जंग, वो जंग, रूस के ख़िलाफ़ जंग, आज मेरा कप्तान उस फ्रेंड्स एंड पार्टनर की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल है, जब माइक पोम्पियो इतना इंपॉर्टेंट एक एशिया पैसिफिक दौरा करने जा रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी वजीर आजम हो पाकिस्तान का, सबको पता है कि जो हकीकी जो पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किसके पास है। तो इमरान खान का तो वैसे भी कुछ नहीं बनता। पॉम्पियो पाकिस्तान चला भी जाता तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इमरान खान से मिलना जरूरी समझता, जी। पहली चीज। और ये चीजें माजी में हो चुकी हैं कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरीज ये आते रहे हैं पाकिस्तान में अमेरिका के, और बिना वजीर आजम से मिले वो एयरपोर्ट से सीधे जीएचक्यू चले जाते हैं। जी ये बिल्कुल। हमने मुशर्रफ दौर में भी देखा है, कियानी के दौर में भी देखा है, रहील शरीफ के भी दौर में देखा है, बाजवा के दौर में खैर कोई आता ही नहीं है। जी। तो ये चीज है। हाँ, सो ये हमने देखा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि देखिए वेस्ट जो है, अमेरिका हो या जो जो वेस्टर्न जो पूरी लॉबी है,
वो बहुत ही चीजों को स्टडी करके, फैक्चुअल बेसिस पे एनालाइज करके तब कोई वो कदम उठाते हैं। वो कभी भी जज्बात पे, मजहबी ताल्लुकात पे या इन चीजों के ऊपर वो कभी भी कोई स्टेप या कोई भी डिसीजन नहीं लेते। अगर लेते तो अर्मीनिया में आज, अर्मीनिया के साथ सबसे पहले खड़ा होने वाला मुल्क अमेरिका होता। जी जी। ये तुर्की जैसे जाहिल मुल्क ही हो सकते हैं जो अजरबैजान के साथ बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। इसलिए, या पाकिस्तान जैसे मुल्क जो जाके खड़े हो, बिकॉज उस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत है, इसलिए हम उनका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में जो जो भी मुल्क जिनके पास शऊर है, जो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, वो इस तरह की बेवकूफियां नहीं करते। अ, तीसरी चीज, अमेरिका को यह पता है कि इस पूरे रीजन में वो कौन से मुल्क है जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे चलने वाले हैं, वो कौन से मुल्क है जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो कौन से मुल्क है जहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी है, कौन से वो मुल्क हैं जहां पे डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है उसको रिकॉग्निशन मिलती है, उनके हाथ में कोई पॉलिसी मेकिंग, या अगर वो हमको कोई चीज ऑफर करते हैं तो वो गारंटी कर सकते हैं कि हाँ वो चीज हमें मिलेगी। आज बिल्कुल। इमरान खान कोई भी चीज ऑफर कर दे हम्म डोनाल्ड ट्रंप को या माइक सेक्रेटरी पोम्पियो को, हम्म। क्या वो डिलीवर कर सकता है? जी। क्या उसके पास अथॉरिटी है वो डिलीवर करने की? नहीं है। हम्म। अच्छा वो वैभव, मैं मेरे पास वो तो जो चंद उसने, सेकंड रह गए हैं, तो मैं इसको रैप अप भी करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि वी डोंट वांट मोर हेडेक इन द रीजन। ना आप चाहते हैं, ना पाकिस्तान चाहता है, ना कोई और दुनिया की ताकत चाहती है। तो इस पूरे सिनेरियो का जो फ्यूचर पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, सोल्यूशन अगर कोई है या नहीं है, मुझे बस सम अप करके बताइएगा कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन कमिंग डेज एंड ईयर्स। हाउ डू यू सी पाकिस्तान, वेयर डू यू सी पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान को, वेयर डू आई सी पाकिस्तान, पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान के पास दो तीन ऑप्शंस रह गए हैं। पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस रह नहीं गए हैं अब। हम्म वो एक दौर था पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो ईरान और नॉर्थ कोरिया बन जाए। हम्म ये पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है। अगर वो चूज करता है तो फिर ठीक है, वो जो आज की तारीख में उनकी जो हरकतें हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको चलाना है, वो सारी चीजें हैं, वो करते रहेंगे। हम्म। और वो एक क्लाइंट, एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाएंगे चाइना का, जो कि बिना चाइना के सपोर्ट के एक दिन नहीं ऑपरेट कर सकता। और वो हिंदुओं से नफरत और हिंदुस्तान से दुश्मनी वो सब कुछ निभा लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके जो टेरर नेटवर्क्स हैं, इनको ये शट डाउन करें, इनको बंद करें और होश के नाखून लें और एक सिविलाइज महजब मुल्क की तरह से ऑपरेट करें दुनिया में। हम्म तो ये दूसरा ऑप्शन है। हम्म। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन पाकिस्तान को चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नॉर्थ कोरिया और ईरान बनना चाहते हैं, वो बन जाए, और महजब और एक रिस्पेक्टेड मुल्क बनना चाहते हैं, तो इन अपनी ये जो जोकर्स पाल रखे हैं, लश्कर ये और जैसे वो, तो ये इनको बंद कर दें। हाँ, लेकिन चाहेंगे तो हम यही कि बाकी देखें, जो स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट एक जियो स्ट्रेटेजिक कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और इसमें अगर ये ट्रेड की तरफ आते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। पाकिस्तान के हक में ज़्यादा बेहतर होगा, इंडिया तो पाकिस्तान के बगैर भी वो गुजारा कर क्यों लेगा। आएंगे हाँ, ना? नहीं, नहीं फारूकी साहब, मुझे बस एक सवाल का मेरे आखिर में आप जवाब दे दें। ज़रूर। वो क्यों आएंगे इंडिया की तरफ ट्रेड के लिए, जब उनकी $20 बिलियन की खुद की इंडस्ट्री है? हम्म सरसों के तेल, सनफ्लावर ऑयल से लेकर के सीमेंट, गिट्टी, सरिया, बालू, बिजली, पानी, दही, दूध, कैंडीज, मतलब ऐसी, मतलब आटा, कौन सी चीज है जो वो नहीं बनाती? फौजी फाउंडेशन में उसकी जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर $20 बिलियन की खुद की पैरेलल इकोनॉमी वो रन कर रहे हैं उसी मुल्क में, जो कि किसी को, जो कि कहीं किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, तो तो वो क्यों जाएंगे? उनका ट्रेड तो जो है वो चल रहा है ना, उस ट्रेड का आवाम के ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, हमें तो स्टेट की ट्रेड की बात करनी है ना, हमें तो आवाम के ट्रेड की बात करनी है। हम्म हमें वो तो जो उसका प्रॉफिट मार्जिन और जो प्रॉफिट हैं वो तो सब उनकी अपनी रियल एस्टेट एजेंसीज और अपने रियल एस्टेट इंटरेस्ट में जा रहा है, जो उनकी अपनी जेबों में जा रहा है, उनके रिटायरमेंट पैकेजेस में जा रहा है, उनके गोल्फ पैकेजेस में जा रहा है। तो वो मुझे उससे नहीं गर्ज। मैं कह रहा हूँ कि एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है, जैसे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान बार्टर ट्रेड और आपस में हम इकनॉमी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। दुनिया के ममालिक की, यूरोप की मिसाल ले लें तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल बन सकता है। एंड आई एम होपिंग कि ये हो जाए आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, आपने
टाइम दिया और बड़ा प्योर एनालिसिस दिया और शुद्ध उर्दू में दिया। हमारे व्यूअर्स भी हैरान होंगे कि माशाल्लाह इतनी अच्छी आपने जो तज्जिया पेश किया। हमारे पाकिस्तान के टॉक शोज़ में भी शायद इस तरह का नहीं मिलता हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने देखा कि हमने अपने उन पॉइंट्स को कवर किया जो कि जिसमें यहाँ पे आपको कोई ऐसा एंगल नहीं मिलेगा कि ये बड़ा देशभक्त या देशद्रोही या मुहब्बे वतन या हमें पाकिस्तान जिंदाबाद और आर्मी चीफ जिंदाबाद की बात करनी हो, बल्कि रियलिटीज़ की बात करनी होगी, फैक्ट्स की बात करनी होगी। दुनिया कैसे देख रही है बाहर से, आप इसको ज़रा देखें, प्रोग्राम को समझें। वैभव जैसे प्योर एनालिटिकल अप्रोच रखने वाले लोग प्रोपेगेंडा से हटकर आपको जो फैक्ट्स बता रहे हैं उसको गौर से सुनिए। ये सुनते रहिए, हम और आप इसी तरह से मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। आदाब अर्ज़।